जो खास तौर से दलित समाज का जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, उसमें चाहे हमारे राजकुमार ढिलोट साहब हो, चाहे हमारे इस पूरे प्रोग्राम की रूह रवा राजीव रियाज प्रतापगढ़ी साहब हो, या अमर सिंह अमर साहब हो, या और बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ तशरीफ फरमा है जिनको मैं नाम से नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं आप तमाम हजरात का इस संगोष्ठी में दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। आज का जो संगोष्ठी का जो दिन है वो जाहिर बात है कि हम मान्यवर काशीराम जी की पुण्यतिथि मना रहे हैं। मैं उनको खिराज अकीदत के तौर पर 2 शेर पेश करना चाहूंगा, क्योंकि उनके जो काम है वो बाबा साहब अम्बेडकर साहब का जो सपना था या जो उनका मिशन अधूरा रह गया था, खास तौर से नॉर्थ इंडिया, उसको जमीन पे लाए वो, और न सिर्फ जमीन पे लाए, उनके उस मिशन के फल भी आपने देखे, वो चाहे सरकारों के रूप में देखे हो, चाहे वो सामाजिक ताकत के रूप में देखे हो। तो मैं उस अजीम शख्सियत के नाम एक शेर जो अक्सर पढ़ा जाता है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद उमर। एक और दूसरा शेर जो मैंने उनके लिए चुना, एक सूरज था कि तारों के घराने से उठा, एक सूरज था कि तारों के घराने से उठा, आंख हैरान है क्या शख्स जमाने से उठा। तो वो एक गैर मामूली शख्सियत, एक असाधारण व्यक्तित्व के मालिक, जिन ऐसी शख्सियत जब दुनिया से रुखसत होती है तो जितनी अहमियत उनकी पैदाइश के वक्त की होती है उससे ज्यादा अहमियत उनकी रुखसती की है, क्योंकि वो हमेशा जिंदा रहते हैं। उनके कामों की वजह से, उनकी सोच की वजह से, उनकी काविशों की वजह से जमाना उनको याद रखता है, और वो जो उनकी पुण्यतिथि इसलिए कहलाती है कि उनके कामों को याद करने का वो पैदाइशी दिन। तो बहरहाल मैं अपने पूरी MIM दिल्ली की तरफ से, अपने सारे साथियों की तरफ से उनको खिराज अकीदत पेश करता हूं। अब आते हैं आज की टॉपिक पर। टॉपिक है मुस्लिम दलित यूनिटी, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, दलित मुस्लिम एकता, अवसर और चुनौतियां। तो जिस हालात में मौजूदा दौर में हम बात कर रहे हैं, उसको मैं एक शेर से अपनी बात शुरू करूं, एक कौन डूबेगा किसे पार उतरना है जफर। हालात की संगीनी को समझिए। कौन डूबेगा किसे पार उतरना है जफर, फैसला वक्त के दरिया में उतर कर। तो इस वक्त जो घड़ी है वो दरिया में उतरने की है। दरिया से बाहर रहकर किनारे पे खड़े होकर गुफ्तगू करने की नहीं है। अब आइए और दरिया में उतरा जाए और वक्त को पहचाना जाए। चाहे कोई पैरामीटर ले लें आप, आपको जिस जाविये से देखना हो उस देश को उस जाविये से देख लीजिए। चाहे टॉप 10 एजुकेशनिस्ट ले लें, चाहे टॉप 10 बिलियनर ले लें, चाहे टॉप 10 इंडस्ट्रियलिस्ट ले लें, चाहे टॉप 10 मीडिया हाउस ले लें, चाहे टॉप 10 बैंकर्स ले लें, टॉप 10 डॉक्टर्स ले लें, यानी जो भी ले लें आप, वहां पे मुस्लिम और दलित का 0% प्रेजेंट 0%। यानी अब आ जाएंगे, चाहे आरक्षण की बात आती है, चलिए दलित भाइयों को आरक्षण मिल गया, तब भी वो टॉप 10 ब्यूरोक्रेट भी नहीं है, तब भी वो टॉप 10 जस्टिस भी नहीं, तब भी वो टॉप 10 फौज में भी नहीं है, तब भी वो टॉप 10 यानी और जो दूसरे सरकारी महकमा थे उनमें भी नहीं। तो ये जो दीवार पे लिखी हुई आपकी स्थिति है, इसको आप पढ़ते क्यों नहीं? कौन सी आंखें चाहिए आपको, कौन सा चश्मा चाहिए जो ये बात पढ़ोगे आप? अरे मुसलमानों ने तो वो दौर देख लिए कि वो 33% जो सरकारी नौकरियों में थे सिमट कर 3% आए उत्तर प्रदेश में, और मुसलमानों ने वो सारे प्रयोग करके देख लिए जिनके जिक्र मेरे मुझसे पहले वक्ताओं ने किए कि मुस्लिम दलित गठजोड़ करके देखा, दलितों को सपोर्ट करके देखा, मान्यवर काशीराम जी के मूवमेंट को सपोर्ट करके देखा, बहन जी को मुख्यमंत्री बनाकर देखा, और इसके अलावा भी तरह तरह के गठजोड़ हमने करके देखे, लेकिन हालात, जमीनी हालात तब्दील नहीं हुए। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह वही थी जो शुक्ला साहब ने कही
कि हम सिर्फ एक मुद्दे को लेके या एक लालच को लेके या सिर्फ राजनीतिक पद को लेके एक हुए, जबकि हमें होना था सामाजिक तौर पे एक। जब हम सामाजिक तौर पे एक हो जाते, यानी हम एक दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ लेते, तो शायद इस तरह के जो जमीनी हालात बदलने चाहिए थे बदल गए। आज का अगर आप देखेंगे, अगर बोर्ड में भी नजर डालेंगे तो यहाँ दो नाम नजर आते, एक है बहुजन संस्कृति मंच और एक है सोशल एंड कल्चरल विंग। जबकि बहुजन संस्कृति मंच के जो रूहनुमा है राजीव रियाज प्रताप साहब, वे भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली के सचिव हैं और मैं भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अध्यक्ष हूँ। चाहते तो हम दोनों पार्टियों का नाम लिख देते, सिर्फ AMIM का नाम लिखा होता, लेकिन चूंकि हम इसकी जरूरत समझते हैं, हम उस साहित्यिक बात से या लिटरेरी बात से वाकिफ हैं कि जब तक आप इनकी जड़ों को नहीं मिलाओगे, जब तक इनकी तकलीफों को नहीं समझोगे नीचे जाके, जब तक प्यार आप बिल्कुल जमीनी तौर पे नहीं बांटोगे, ये बात बनने वाली नहीं। रही बात जो मेरे साथी शुरू से ही कहा, जो जब प्रोग्राम की शुरुआत होने के वक्त ही राजीव रियाज प्रताप साहब ने कहा कि हमारे सदर की इजाजत से मैं ये बात बोल रहा हूं कि हम अगर हमें मौका मिलेगा तो हम दलित मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये बात बिल्कुल सही है, ये मैं भी कह रहा हूँ। पहले से मैंने अभी अपने सदर साहब से इसकी इजाजत नहीं ली, लेकिन मुझे उम्मीद है कि सदर साहब इसकी इजाजत देंगे, क्योंकि मुझे भी, मैं भी आखिर एक प्रदेश का सदर हूं, तो कुछ तो मुझ में भी सोचने समझने की क्षमता होनी चाहिए। लेकिन ये बात मैं क्यों कह, इसकी बात समझिए और प्रैक्टिकल ग्राउंड पर आइए, एकदम धरातल पर आइए। धरातल ये कहता है कि हम लोग दिल्ली की अगर बात करें तो MCD इलेक्शन 2017 के आंकड़े ये बताते हैं कि टोटल वोट दिल्ली का 1,64,00,000 है। उसमें दलित वोट 27,46,000 है, टोटल दलित 27,46,000 है, यानी इसकी परसेंटेज बनती है 16.73। टोटल तीनों MCD मिला के, यानी कि 104 साउथ में, 104 नॉर्थ में और 64 ईस्ट में मिला दें तो 272 सीटें हैं। 272 में 46 रिजर्व है, 46 में भी 20 नॉर्थ में है, 15 साउथ में और 11 ईस्ट में। अगर मुसलमानों की बात करें तो कमोबेश, चूंकि एक साहब ने बिल्कुल सही बात कही, KCRIA साहब ने, कि जब आप झुग्गियों की बस्तियों में जाते हो तो वहां दो ही कम्युनिटी मिलती है, एक मुस्लिम और एक दलित। तो इस सच्चाई को क्यों नहीं समझते, इसका फायदा क्यों नहीं उठाते, ये जो कमजोरी है इसको अपनी ताकत क्यों नहीं बनाते। और इसी आपकी कमजोरी का जो सब लोग फायदा उठाते हैं, जो बहुत आसानी से फायदा उठ जाता है। यानी जो पहले कांग्रेस को समझने में आपको 60 बरस लगे, RSS तो अभी कामयाब हुई है, और कामयाब होते ही इतनी बुरी तरह से फेल हो गई है कि मैं समझता हूं कि इसे फिर 60 साल लगेंगे दोबारा सत्ता में आने। लेकिन असल जो जिसने एक्सप्लॉयटेशन किया आपका वो कांग्रेस है। उसी ने दलित को दलित बनाया रखा, उसी ने मुसलमानों को दलित से। उसके बाद आते एक नए महानुभाव जिसके हम भी हिस्सा थे। वो महानुभाव सिर्फ एक ही बात से अपना सारा काम करके ले जाते हैं। पहले वो नारा देते हैं कि भ्रष्टाचार मिटाऊंगा, लोकपाल लाओ। लोग समझते हैं कि वाकई भ्रष्टाचार मिट जाए। हो सकता है कोई आदमी ऐसा काम कर दे जो भ्रष्टाचार मिट जाए। वो मेरे ख्याल से हमने और आपने सबने लोकपाल, जिसका नाम बहुत अन्ना हजारे भी आके कहते थे, वो लोकपाल शायद नाम भी मिट गया, वो बिल तो पता नहीं चले कहां पड़ा हो। लेकिन उससे बड़ी जो उन्होंने हरकत करी वो ये की, जो किसी हद तक बाबा साहब को नीचे दिखाने के लिए महात्मा गांधी जी ने भी की थी। वो याद है आपको क्या की? जब बाबा साहब का जब पूरा उरूज था, जिस वक्त सारी मनवाली शक्तियां उनको खींचने पे लगी थी, जब बिल्कुल पीछे ले जाना चाहती थी, उस वक्त गांधी जी ने एक काम किया था कि वो उन्होंने एक नाम दिया था हरिजन। जब वो जाके हरिजनों में जाकर सोए थे, बैठते थे, खाते थे, क्योंकि वो आपसे प्यार नहीं था, उन्हें बाबा साहब को रोकना था। इसी तरीके से इस शख्स ने, यानी अरविंद केजरीवाल ने क्या हरकत की कि आप परेशान झाड़ू चुरा लिए। अब जाहिर बात है, कमजोर आदमी तो छोटी छोटी बातों से खुश हो जाता है। जो गरीब आदमी होता है, कमजोर आदमी होता है, दबा कुचला होता है, वो छोटे छोटे सिंबल से भी खुश हो जाता है। यानी जैसे हमारे यहाँ देखिए, कोई टोपी ओढ़ ले या जरा रुमाल डाल ले तो देखिए मुसलमान कितना दीवाना हुआ पड़ता है। कभी मुलायम सिंह टोपी लगा ली, कभी नीतीश ने डाल लिया, कभी लालू ने डाल लिया, इसी बात पे लोग दीवाने हुए। तो यही कमोबेश हालत दलितों की भी है कि यानी अरविंद केजरीवाल की झाड़ू से ही इतने मुतासिर हो गए कि एक झोली भर के इन दोनों तबकों ने वोट दे दिया और उस शख्स को 3 बार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन मैं आपको सच बात बता दूं कि उसकी जो नीतियां और जो उससे काम करने का तरीका है वो कांग्रेस से भी ज्यादा खतरनाक है।
उसने जो सबसे ज्यादा जो वोट क्लास एम्प्लॉय के साथ जो जुल्म किया, यानी जो काम डरते रहते करती थी कांग्रेस कि यानी ठेकेदारी व्यवस्था को बहुत ही बैकडोर से लाती थी, इस शख्स ने फ्रंट डोर से ठेकेदारी व्यवस्था लागू कर दी। इसने और सब चीजों पे तो काम किया, लेकिन जैसे हमारे वक्ता ने कहा कि आपको फ्री बिजली के नाम पर एक टकन्ना थमा दिया, लेकिन ये कभी सोचा कि टोटल वो सब्सिडी 600 करोड़ की है, लेकिन अपने उसके चेहरे के विज्ञापन पे 1200 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। ऐसा पहले किसी सरकार ने नहीं किया। तो आखिर कहां से आते हैं पैसे? वो सब पैसे यहीं से आते हैं, हमारे और आपके ही पैसे हैं। लेकिन चूंकि उनका गिमिक इतना बड़ा है, मीडिया उनके पास है, पूरी मशीनरी उनके पास है, पूरी वेल्थ उनके पास है, तो इसलिए उन्हें वो सब कुछ जस्टिफाई कर देते हैं। अब आता हूं मैं कि ये तो सच्चाई है, ये आप भी लोग मुझसे ज्यादा समझते हो, लेकिन अब इसका जो मुझे सोल्यूशन नजर आता है वो ये नजर आता है कि अगर 16.73% दलित और 15% मुस्लिम, जिनकी हम अभी गिनती करा रहे हैं कि वोट की, और ये 15% तो हमें मीडिया के थ्रू पता चलता है, सच्चाई क्या है, हो सकता है कि इसमें 2-4-5% और बढ़ोतरी हो जाए, लेकिन अगर 15 ही मान लें और 17 दलित मान लें, ये 2017 के आंकड़े, हो सकता है बड़े भी हुआ, तब जाके ये 32 से 33% बनते हैं। 33% में दो तबके और रह गए, यानी दो अल्पसंख्यक ग्रुप, उसमें एक सिख भाई और एक ईसाई भाई। ये दोनों भी तबके बुरी तरीके से हाशिए पे हैं, लेकिन चूंकि सिख अपने आप में सक्षम है, इसलिए वो बहुत ज्यादा नजर नहीं आता, वो बहुत ज्यादा रोता भी नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी कम्युनिटी का जो डिजाइन है वो बहुत ही वेल ऑफ है। वो लोग, उनका वो जो भी वजह रही हो, बहरहाल कि वो हमारी और आपकी तरह परेशान नहीं है, लेकिन व्यथा उनकी भी ऐसी है, परेशान पॉलिटिकली वो भी है, अपने आप को हाशिए पे पाते हैं। अगर आप दो लोग एक हो गए तो वो लोग भी ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आपके साथ आ जाएंगे और आप 40% हो गए। जैसे ही आप 40% होते हैं किसी भी प्रदेश में, आप सत्ता के भागीदार नहीं, आप सत्ता के मालिक के हकदार बन जाएंगे। अब यहाँ पे अब ये पॉसिबल कैसे होगा? ये मत समझिए कि यार कितने लोग बैठे हैं, हो सकता है चंद 100 बैठे हो सकता है चंद 100 से भी कम हो, लेकिन यह एक एक शख्स अपने आप में संस्था है, इंस्टीट्यूशन है। अगर आप लोगों ने ईमानदारी से काम किया और अगर आपने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह वैसे ही किया जैसे आपको करना चाहिए, जितना ऊपर वाले ने आपको बुद्धि दी है और रिसोर्सेज दिए हैं और आपकी बात में ताकत दी है और असर दिया है, अगर आपने ईमानदारी से उसके साथ काम किया, तो ये जो आज का जलसा है ये तारीख खत्म करेगा, इतिहास रचेगा। ये दो समाज मिलकर, अगर ये दो समाज मिल जाए तो इस दिल्ली की काया आसानी से पलट सकते हैं, हालात बेहतर कर सकते हैं, इस मुसीबत से निकल सकते हैं और इस रोने से बच सकते हैं कि मोबिलिटी जो हो रही है किसकी हो रही है, मुसलमानों की या दलितों की। और ये सच है। और वो पहले जो कांग्रेस ये करती थी, चुपचाप लेके वो जेलों में बंद कर देती थी, ये उसके उन्होंने मोडस ऑपरेंडी चेंज करके उसकी वीडियो बना लेते हैं और फिर वीडियो वायरल इसलिए करते हैं ताकि आप लोगों में दहशत आ जाए। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये कायनात चलाने वाला कोई और है। वो ये भूल जाते हैं कि सब कुछ अगर इंसान के बस में होता तो किसी को जिंदा ही नहीं रहने देता, फिर तो वो वही जो चाहता वो होता। ये कायनात चलाने वाली जात ऊपर की जात है और वो इन वीडियो बनने की वजह से इन दो तबकात में और जोश आ गया। अब ये दोनों तबके, खास तौर से मैं मुसलमानों की तरफ से यह आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि मुसलमान मेंटली तौर पे तैयार है दलितों को अपना भाई के साथ भाई की तरह काम करने के लिए। वो आज का ये प्रोग्राम इस बात की आपको जाहिर बात है जमानत भी दे रहा होगा, लेकिन जिस तरह से दलित भाई आज यहाँ पे आए हैं और खासतौर से आप बुद्धिजीवी वर्ग आया है, इससे हमारा हौसला बढ़ा है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आज की जो संगोष्ठी है, जो आज जो विचार व्यक्त किए गए हैं, इसको हम बहुत रिलीजियसली फॉलो करेंगे, ईमानदारी से फॉलो करेंगे। क्योंकि मैं एक बात पर अपनी बात खत्म करूं कि 1925 में मुंशी प्रेमचंद का एक लेख छपा। उस लेख में मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि भाई ये जो हिंदू मुस्लिम जो नफरत बढ़ती जा रही है उसकी एक ही वजह है कि ना तो हिंदुओं ने कोशिश की मुसलमानों को समझाने की कि हमारे सनातन धर्म में क्या है, और ना मुसलमानों ने कोशिश की, क्योंकि वो शासक वर्ग था, उसे कभी जरूरत ही महसूस नहीं हुई कि वो अपनी अच्छाइयों को वो हिंदुओं के सामने बताता। वो तो सिर्फ जो वर्ग ज्यादा प्रताड़ित हुआ वो इस्लाम कबूल करता चला गया। यानी कि हिंदुस्तान में भी जो मुसलमानों का बड़ा वर्ग है वो दलितों से ही कन्वर्ट हुआ। लेकिन उसके बाद वो आगे एक बात लिखते हैं जो बहुत काम किए। वो ये कहते हैं कि बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं मालूम कि इस्लाम की 4 बुनियादें,
इस्लाम जो जिस वजह से शासक वर्ग बना, जिस वजह से पूरी दुनिया में इसने शासन किया, उसकी 4 बुनियादें हैं। उन 4 बुनियादों में एक को वो इंटेलेक्चुअलिटी दिखाते हैं कि भाई इनमें नॉलेज बहुत है, ये स्टडी बहुत करते हैं। दूसरा वो दिखाते हैं कि भाई और 2 चीजें और है, लेकिन मैं जो खास बात बताना चाहता हूँ वो कहते हैं कि इसकी जो सबसे बड़ी बात रही वो थी ये न्याय। ये जो पूरा मजहब है इसका जो बेस है वो इंसाफ पे, अदल पे। ऐसा कोई और मजहब नहीं है जो इंसाफ और अदल पे इतना ध्यान देता हो कि अपने राजाओं को, अपने खलीफा को भी सजा दे देता हो। साथ साथ जो चुनौती शुरू होती है वो चुनौती ये शुरू होती है कि आपके पास तीनों आएंगे, बीजेपी भी आएगी, कांग्रेस भी आएगी और आम आदमी पार्टी भी आएगी। आपको अगर अपनी नस्लों की बका के लिए और अपने आप को शासक वर्ग बनाना है तो आपको इन सबको छोड़ना होगा और अपना रास्ता आप चुनना होगा। और बाय चांस ये कुदरती तौर पे आपके पास एक ऐसी लीडरशिप मौजूद है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो कि खुद बाबा साहब अम्बेडकर साहब को, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लीडर मानती। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट में ये बात कही है कि बाबा साहब ही देश के सबसे बड़े नेता थे, यानी गांधी जी उनके सामने कुछ नहीं। तो ऐसा नेता आपको मिला है। मैं तो चूंकि उनका एक छोटे से प्रदेश का अध्यक्ष हूं तो जाहिर बात है उनकी तर्जुमानी में कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाने के लिए ये बात दोहरा रहा हूं कि एक ऐसा लीडर जो हिंदुस्तान की कानून लोकतांत्रिक व्यवस्था में यकीन रखता है, जो हिंदुस्तान के संविधान की इज्जत करता है और उससे भी ज्यादा संविधान के निर्माता की इज्जत करता है, उसका ये पैगाम है कि ये 2 कम्युनिटी अगर एक हो जाएंगी तो इंशाअल्लाह हम पूरे हिंदुस्तान का निजाम बदल देंगे और ये जो आज दबे कुचले वर्ग है ये शासक वर्ग होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।